विद्यार्थियों, मेरा नाम चंद्र प्रकाश शर्मा है। बीए फर्स्ट ईयर में जो सेकंड पेपर चलता है गद्य भाग का, जिसमें कहानियाँ हैं, उन कहानियों के बारे में मैं कहानी के रचना तत्वों के बारे में पहले व्याख्यान में एक बार चर्चा कर चुका हूँ। आज उसमें से जो सबसे पहली कहानी है उस पर हम विचार विमर्श करेंगे। कहानी का नाम है उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ये कहानी है और कहानी कला की दृष्टि से यह बहुत ही बेजोड़ मानी जाती है। उसने कहा था कहानी के कौन कौन से महत्वपूर्ण तत्व हैं, कौन सी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं और इस कहानी का कथानक किस प्रकार विकास पाता है और कहानी कला की दृष्टि से यह कहानी कहाँ ठहरती है, इस पर आज हम बात करेंगे। उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। इनका जन्म 1883 ईस्वी में और इनका देहावसान 1922 ईस्वी में हुआ। इन्होंने 3 कहानियाँ लिखी, जिनमें से उसने कहा था कहानी बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त करती है। यह 1915 में सरस्वती नाम की जो पत्रिका है उसमें प्रकाशित हुई थी। दूसरी कहानी बुद्धू का कांटा और तीसरी कहानी सुखमय जीवन है। ये 3 कहानियाँ ही हैं जिनसे इन्होंने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त की और उनमें से भी सबसे अधिक प्रसिद्धि उसने कहा था कहानी के द्वारा इनको मिली। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पूर्वज मूलतः गुलेर, कांगड़ा जो हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ के रहने वाले थे। इनके पिता पंडित शिवराम शास्त्री अपनी आजीविका के लिए जयपुर आ गए थे और जयपुर में रहने लगे। गुलेरी जी संस्कृत, पाली, प्राकृत, हिंदी, बांग्ला, लैटिन और फ्रेंच भाषाओं पर भी अच्छा ज्ञान रखते थे। इन सभी भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। गुलेरी जी 10 वर्ष के ही थे तब इन्होंने एक बार संस्कृत में भाषण देकर भारत धर्म महामंडल के विद्वानों को आश्चर्यचकित कर दिया था। 1904 ईस्वी में गुलेरी जी मेयो कॉलेज अजमेर में अध्यापक लगे। इनकी असाधारण योग्यता से प्रभावित होकर मदन मोहन मालवीय जी ने इन्हें बनारस बुला लिया और हिंदी विश्वविद्यालय जो कि बनारस में था उस समय, उसमें इन्हें प्रोफेसर लगा दिया। तीनों कहानियों के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। इन्होंने 3 कहानियाँ लिखी हैं। इसके अलावा सन 1930 में जयपुर से जैन वैद्य के माध्यम से समालोचक पत्र प्रकाशित हुआ था। इसी पत्र में गुलेरी जी संपादक रहे। इन्होंने पूरे मनोयोग से समालोचक में अपने निबंध और टिप्पणियाँ देकर उसे जीवंत बनाए रखा। शैशुनाग की मूर्तियाँ, देवकुल, पुरानी हिंदी, संगीत, कछुआ धर्म, आँख, मारेसी मोह, कुठाओं और सो अहम जैसे निबंधों पर इनकी विद्वता की अमिट छाप मौजूद है। गुलेरी जी जब 39 वर्ष की आयु के थे तभी 12 सितंबर 1922 को काशी में उनका निधन हो गया। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ऐसे कथा लेखक थे जिन्होंने केवल 3 कहानियाँ ही लिखी, लेकिन उनकी प्रसिद्धि इन्हीं पर बहुत अधिक फैली। गुलेरी जी की सबसे अधिक प्रसिद्धि का जो आधार है वह है उसने कहा था कहानी। यह कहानी फ्लैशबैक, पूर्व दीप्ति शैली में लिखी गई है, जो कि तत्कालीन समय में कहानी कला की सोच को बहुत आगे ले जाने वाली साबित होती है। उसने कहा था कहानी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। उसने कहा था यह कहानी गुलेरी जी की सर्वश्रेष्ठ कहानी में से एक है। इस कहानी में लेखक ने लहना सिंह, जो एक पात्र का नाम है, लहना सिंह के माध्यम से
उसके चरित्र को विकास करके जो दिखाया है उसमें निश्चल प्रेम, प्रण पालन, त्याग भावना, देश प्रेम तथा वीरता जैसे भावों को एक साथ अभिव्यक्त किया है। लहना सिंह अपने बाल प्रेम के लिए अभूतपूर्व त्याग करता है और अपने प्राणों की आहुति देकर सूबेदारनी के पति और पुत्र की रक्षा करता है। प्रतिपाद्य विषय और रचना शिल्प की दृष्टि से यह एक अनूठी रचना है। इस कहानी में पूर्वाभास शैली या फ्लैशबैक शैली का बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है और यह हिंदी कहानी में पहली बार हमें दिखाई देता है। 1915 में जब यह कहानी प्रकाशित होती है, छपती है सरस्वती पत्रिका में, तो उस समय की कहानी इतनी विकसित नहीं थी कि इस शैली का इतना सुंदर प्रयोग हो सकता हो। इस कहानी में व्यंग का पुट, सूक्ष्म चरित्र चित्रण, देशज, उर्दू तथा पंजाबी के शब्दों का बहुत ही बढ़िया प्रयोग, वातावरण की बहुत ही अच्छी सृष्टि, सरल, सहज और मुहावरेदार भाषा इस कहानी के विशेष गुण हैं। यह कहानी किन किन विशेषताओं से युक्त है उसे हम कुछ इन शब्दों में देख सकते हैं। कहानी का जो प्रारंभ है वह बहुत ही आकर्षक है। विश्वसनीय विकास और करुणापूर्ण अंत, यानी तीनों जो हिस्से हैं कहानी के वो बड़े ही अच्छे हैं। प्रारंभ भी आकर्षक है और उसका जो कहानी का जो विकास होता है वो बड़ा ही अच्छे तरीके से होता है और इसका अंत बड़ा ही करुणापूर्ण है क्योंकि नायक की मृत्यु हो जाती है। कथा सूत्रों को परस्पर जोड़ने तथा पात्रों की चरित्रगत विशेषताओं का उद्घाटन करने में समर्थ संवाद हैं। अमृतसर से लेकर सुदूर फ्रांस की युद्ध भूमि के वातावरण का सजीव अंकन और पात्र तथा स्थिति के अनुरूप भाषा का प्रयोग इस कहानी की शिल्पगत विशेषताएं हैं। यदि प्रश्न आते हैं कि उसने कहा था कहानी की शिल्पगत विशेषताओं को बताइए, तो कहानी कला के जो 6 तत्व मैंने आपको बताए थे उन तत्वों के आधार पर इस कहानी का विशेषताएं बतानी हैं और ये जो कुछ विशेषताएं मैं आपको बता रहा हूँ वो भी उसमें जोड़नी है। इस कहानी के कुछ हिस्से मैं आपको पढ़ कर के सुना रहा हूँ जिससे तुम्हें पता लग जाएगा अच्छे से कि कहानी में जो शब्दावली है वह किस तरह बड़ी ही अच्छी तरीके से ली गई है और वातावरण की सृष्टि कितनी शानदार की गई है। इसका शुरुआती अंश, प्रारंभिक अंश मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों के जवान के कोड़े से जिनकी पीठ छिल गई है और कान तक पक गए हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू कार्ट वालों की बोली का मरहम लगावें। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आँखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरों को चींथ कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की ग्लानि, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं, तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्ढी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ा कर, बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बादशाह कहते हुए सफ़ेद फेंटों, खच्चर और बतखों, गन्ने और खोमचे और भारे वालों के बगल में से राह खेते हैं। क्या मजाल है जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती ही नहीं, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई। यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटती, तो उनकी वचनावली के ये नमूने, हट जा जीणे जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पूता प्यारिए, बच जा लंबी उम्रा वालिए। समष्टि में इसका अर्थ है कि तू जीने योग्य है, भाग्यशाली है, पुत्रों की प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तो क्यों मेरे पहियों के नीचे आना चाहती है, बच जा।
पंजाबी भाषा के शब्दों से युक्त ये कुछ हिस्सा जो मैंने पढ़ा, इससे लगता है कि लेखक जो वातावरण की सृष्टि करना चाहता है, जो अमृतसर का बाज़ार का दृश्य जो प्रकट करना चाहता है, किस तरह वहाँ इक्के वाले तांगे वाले अपने तांगे को निकाल रहे हैं, उसकी सृष्टि हमारी आंखों के सामने हो जाती है। इसी तरह के वर्णन हमें इस पूरी कहानी में मिलते हैं जब ये बीच बीच में फ्लैशबैक में हमारे सामने आती है। एक अंश और देख सकते हैं। राम राम, यह भी कोई लड़ाई है। दिन रात खंदकों में बैठ हड्डियां अकड़ गईं। लुधियाने से 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ़ ऊपर से। पिंडलियों तक कीचड़ में धंसे हुए हैं। गनीम कहीं दिखता नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100-100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गैबी गोली से बचे तो कोई लड़े। नगरकोट का जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कोहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या कि पत्तियों में छिपे रहते हैं। लहना सिंह और 3 दिन हैं। 4 तो खंदक में बिता ही दिए। परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे। उसी फिरंगी मैम के बाग में मलमल की सी हरी घास है। फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती। कहती है कि तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। ये उस युद्ध भूमि का वर्णन है जहाँ पर लहना सिंह अपनी पोस्ट के साथ डटे हुए हैं। किस तरह का दृश्य युद्ध का वहाँ बना हुआ है, उसका वर्णन इन पंक्तियों में हमें देखने को मिल जाता है। इसी तरह लहना सिंह और सूबेदार जी के वार्तालाप हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही वातावरण की सृष्टि करने वाले वाक्यों के साथ इस कहानी का विकास होता है। और लहना सिंह के द्वारा बहुत ही चतुराईपूर्ण तरीके से लप्टन साहब को ठिकाने लगाने का दृश्य आता है। एक कुछ पंक्तियां हम यहाँ इस दृश्य की देख सकते हैं। लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर मांझे का लहना इतने बरस लप्टन साहब के साथ रहा है। उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए एक तुरक मौलवी मेरे गांव आया था। औरतों के बच्चे होने के ताबीज़ बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे माचा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मन वाले बड़े पंडित हैं। वेद पढ़कर उनमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गौ को नहीं मारते। हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता था कि डाक खाने से रुपए निकाल लो, सरकार का राज जाने वाला है। डाक बाबू पोलूराम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मूंड दी थी और गांव से बाहर निकाल कर कहा था, जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो। इस तरह के दृश्य इस पूरी कहानी में भरे हुए हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से इस कहानी का अंत होता है, जहां लहना सिंह का सिर अपनी गोद पर रखे वजीरा सिंह बैठा है। जब मांगता है पानी पिला देता है। आधे घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन? कीरत सिंह? उसने कहा था। वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ भैया, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे बस। अब के जाड़े में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। इस प्रकार यह कहानी अंत को प्राप्त करती है और कहानी कला की दृष्टि से यह बड़ी ही बेजोड़ कहानी मानी जाती है। प्रश्न पत्र में प्रश्न 2-3 तरीके से आ सकते हैं।
कि कहानी कला के तत्वों के आधार पर उसने कहा था कहानी की समीक्षा कीजिए। तो हमें कहानी कला के जो 6 तत्व हैं उनके आधार पर इस कहानी को उस कसौटी पर कसना है और इस कहानी की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनको बताना है। एक प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है कि लहना सिंह के चरित्र का चित्रण कीजिए। तो इस कहानी का जो मुख्य पात्र है लहना सिंह, उसके प्रमुख गुणों को, विशेषताओं को बताते हुए हमें लहना सिंह का चरित्र चित्रण करना है। एक बार इस कहानी का पूरा पुस्तक में से अध्ययन करने के पश्चात पुनः हम एक बार चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।